अब देखो क्वोशिएंट स्पेस की डायमेंशन पर आधारित थ्योरम। क्वोशिएंट स्पेस की डायमेंशन पर, ठीक है, लिखो थ्योरम का स्टेटमेंट। क्वोशिएंट स्पेस की डायमेंशन लिख लो, डायमेंशन ऑफ क्वोशिएंट स्पेस, डायमेंशन ऑफ क्वोशिएंट स्पेस, क्वोशिएंट स्पेस। तो थ्योरम क्या है इस पर? थ्योरम ऐसे है, लेट VF be a finite dimensional वेक्टर स्पेस। डेफिनेशन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं? जिसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो। डायमेंशन ऑफ क्वोशिएंट स्पेस। लेट VF be a finite dimensional vector space थ्योरम and W be a vector subspace of V, vector subspace of V। W क्या है? वेक्टर सब स्पेस है V का। देन W V अपॉन W जो एलिमेंट है W प्लस अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंगिंग V इज ए क्वोशिएंट स्पेस, क्वोशिएंट स्पेस ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं W भी वेक्टर सब स्पेस एंड, यहाँ लिख लो V अपॉन W प्लस अल्फा अल्फा बिलोंगिंग V इज ए क्वोशिएंट स्पेस। देन अब देन लिखो, जो प्रूव करना है देन के बाद लिखा जाता है। देन डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। लॉग के नियम जैसे जैसे लॉग के नियम नहीं पढ़े थे, log m अपॉन n, log m minus log n। log m माइनस log n ऐसे है, ठीक है। और डायमेंशन है तब भी तो इसको प्रूव नहीं किया तो इसको प्रूव करते हैं। डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। ठीक है। हाँ ये प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? ये है VF be a vector space, be a finite dimensional वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं? जिसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो। बिल्कुल ठीक है, यानी वो वेक्टर स्पेस फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो। ठीक है, सभी एलिमेंट का जन्म किसी परिमित अवयवों से हो रहा हो, नहीं V के ही किसी सबसेट से हो रहा हो। ठीक है, जिस सबसेट से हो रहा होता है उसी को तो बेसिस कहते हैं। ठीक है, आधार से ही जन्म होता है। ठीक है, गिवन VF be a finite dimensional vector space, ठीक है, एंड W be a vector subspace of V, वेक्टर सबस्पेस vector subspace of V and V upon W is quotient space। V upon W is equal to जिसके मेंबर होंगे W plus alpha such that alpha belong in V will be quotient space, then we have to prove that क्या प्रूव करना? प्रूफ ये करना है कि डायमेंशन ऑफ V upon W is equal to dimension of V upon W, the dimension of V minus dimension of W, dimension of V minus dimension of W। लिख दिया था ना?
डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम। मान लेते हैं कि W की डायमेंशन, लेट डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू m। इसका मतलब W के बेसिस में एलिमेंट की संख्या m रही होगी। ठीक है। ठीक है, तो सब स्पेसेस की डायमेंशन हम क्या मान लेते हैं, m। जब m मान लेते हैं तो लेट s1 इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा m बी ए बेसिस ऑफ W, बी ए बेसिस ऑफ W। ठीक है, डायमेंशन फाइनाइट नंबर इसलिए हम माने हैं ना। नहीं, डायमेंशन हाँ तो खूबे हो करेगा ना। फाइनाइट W भी एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, हाँ। तो उसमें एलिमेंट की संख्या परिमित होगी, तो W में भी परिमित है ना होगी, बिल्कुल। अनंत कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि W में एलिमेंट तो V के ही आते हैं। तो ये इसकी डायमेंशन हम मान लेते हैं, इसके भी W के भी बेसिस में एलिमेंट की संख्या फाइनाइट होगी। ठीक है। तो मान लेते हैं कि W के बेसिस में एलिमेंट की संख्या m है। ठीक है। तो जब m बेसिस में एलिमेंट की संख्या है तो उसको एक सेट रहा होगा जिसमें m एलिमेंट रहे होंगे और बेसिस रहा होगा W का। तो ये S1 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें m एलिमेंट थे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, और ये क्या होगा, W का बेसिस होगा, बेसिस ऑफ W। बेसिस ऑफ W। तो जब ये W का बेसिस है तो इसके वेक्टर क्या रहे होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहे होंगे। बिल्कुल। ठीक है, और जब ये W का बेसिस है, W का बेसिस है तो W का नॉन इम्पिटिव सबसेट होगा, और जब W का नॉन इम्पिटिव सबसेट होगा तो ये V का भी नॉन इम्पिटिव सबसेट होगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि W सबसेट है, सीधी सबसेट है इन मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश सबसेट है इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ सीधी यानी S1। ठीक है। S1 सबसेट है किसका, मध्य प्रदेश। S1 को मान लेते हैं इलाहाबाद है। ठीक है, तो इलाहाबाद सबसेट है किसका, यूपी का। इलाहाबाद सबसेट है यूपी का, और यूपी सबसेट है इंडिया का। ऐसा नाम बोले जिसको सब सीधी कोई जानबे ना करेंगे, इसीलिए फेमस नाम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद क्या है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। तो S1 क्या है, S1 सबसेट है W का, और W सबसेट है V का। इसका मतलब S1 सबसेट होगा V का। इलाहाबाद सबसेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब S1 W का बेसिस है, इसलिए S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट जब होंगे तो ये S1 भी V का बेसिस होगा, या इसमें कुछ एलिमेंट मिला देंगे तो V का बेसिस बन जाएगा एक्सटेंशन थ्योरम से, कल जिस तरह समझाया। ठीक है ना। तो S1 या तो V का बेसिस होगा, या कि इसमें कुछ एलिमेंट को मिला करके V का बेसिस बनाया जा सकता है बाई एक्सटेंशन थ्योरम। तो मान लेते हैं इसमें कुछ एलिमेंट मिला देते हैं तो क्या बन जाता है V का बेसिस। एलिमेंट क्या मान लेते हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा के, क्या मान लेते हैं, बीटा 1 बीटा 1, हाँ बीटा 1 बीटा 2 बीटा के एलिमेंट मिला दिए तो V का बेसिस बन गया। ठीक है, ठीक है, और उस सेट का नाम रख लिया S2। ठीक है, तो जब यहाँ पे S2 जब में लिख लेंगे, यहाँ पे S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा m तो थे ही, अब बीटा 1 बीटा 2 क्या मान लिए, बीटा के। तो ये मान लेते हैं कि V का बेसिस है। जब V का बेसिस है तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू हो जाएगा m प्लस के, m प्लस के होगा। और यहाँ पे W के बेसिस में एलिमेंट की संख्या m है, तो यदि हम इसकी डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W करें तो क्या होगा, यहाँ पे m प्लस के एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, m कट गया, तो बचा कि नहीं बचा। तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू के आया। अब हमारा मकसद ये है कि हम ये दिखा दें कि डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू V के, तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन W, तो V अपॉन W कोशिएंट है, स्पेस है ना, क्या है, कोशिएंट स्पेस है। और कोशिएंट स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या, ये था कोशिएंट स्पेस के एलिमेंट कैसे होते हैं, W प्लस अल्फा, W प्लस बीटा, W प्लस गामा टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो इसका जो सबसेट होगा वो भी इसी टाइप के एलिमेंट उसमें होंगे, और सबसेट ही तो बेसिस बनता है। ठीक है, तो हम इस V अपॉन W के एलिमेंट का एक सेट ले लेते हैं, के एलिमेंट का एक सेट है, इसका नाम S3 रख लेते हैं, और वो S3 को प्रूव कर देते हैं कि V अपॉन W का बेसिस है। तो V अपॉन W का बेसिस प्रूव करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि S3 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, और V अपॉन W का ईच मेंबर S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसी कंडीशन में S3 हो जाएगा V अपॉन W का बेसिस,
तो S3 में एलिमेंट की संख्या कहलाएगी V अपॉन W की डायमेंशन। ठीक है। दोनों साइड सेम हो जाएगा तो क्या होगा, जब इसका राइट हैंड साइड सेम है दोनों का तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W बराबर डायमेंशन ऑफ V अपॉन W प्रूव हो जाएगा। ठीक है। समझ गए? हाँ। ठीक है, तब यही हमारा मकसद है, जो करने वाले हैं वही बता दिया और लिखते हैं जो बोल रहे। तो यहाँ पे S1 इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बेसिस ऑफ W, इतना लिख लेना, बेसिस ऑफ W। सिंस ऊपर लिखते हैं, सिंस S1 is also linearly बेसिस है तो linearly independent होगा। linearly independent subset of V, subset of V का linearly independent subset होगा V का। ठीक है, तो S1 can be extended, S1 can be extended to form a basis of V, a basis of V by extension theorem, extension theorem। ठीक है, आ रहा कि नहीं आ रहा? देख आ रहा है। बाई एक्सटेंशन है ना, विस्तार प्रमेय से। ठीक। विस्तार प्रमेय से तो मान लेते हैं कुछ एलिमेंट मिलाते हैं इसमें, S2 सेट का नाम रख लेते हैं। इसमें एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा m के अलावा बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा k, ठीक है, इज बेसिस ऑफ V, इज ए बेसिस ऑफ V। देन डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 बेसिस है, तो बेसिस में एलिमेंट की संख्या को भी डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू क्या होगा, m प्लस k, बिल्कुल। तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे V में एलिमेंट m प्लस k है और इसमें कितना था, m बस है, तो m कट गया, तो क्या बचा, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू k। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख के रखते हैं, पक्काने पर इसको उपयोग करेंगे। अब उसके k एलिमेंट का एक सेट बनाया और V अपॉन W का बेसिस प्रूव करें। नाउ वी हैव टू बेसिस वाज linearly independent Now और we have- linear response भी दिखाना पड़ेगा उसको। हाँ, नाउ वी हैव टू शो दैट क्या दिखाना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू k। बिल्कुल। और इसके लिए लेट S3 इज इक्वल टू S3 एक ऐसा सेट बनाएंगे, हाँ W प्लस बीटा 1 और W प्लस बीटा 2 डैश डैश W प्लस बीटा k, इसमें k एलिमेंट है। ठीक है, क्लियरली ऑल दी कोसेट ऑफ S3, इसमें सब एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मान के चलते हैं हियर ऑल एलिमेंट, लेट S3 इज बेसिस ऑफ बी ए बेसिस ऑफ, क्या लिखे, नाउ वी हैव टू शो दैट डायमेंशन फॉर इट लेट S3
बी कंसीडर करना पड़ेगा ना, दावा करेंगे, अभी तो कंफर्म थोड़ी है। हाँ प्रूव है करना है कि बेसिस फॉर इट कंसीडर, लेट का मतलब वही ना होगा। फॉर इट कंसीडर दावा करते हैं कि S3 इज इक्वल टू बी द बेसिस ऑफ, बी द बेसिस ऑफ V/W। फॉर इट वी हैव टू शो दैट, इसके लिए हमें दिखाना होगा कि S3 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है और V/W का ईच मेंबर S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर इट वी हैव टू शो दैट, या ऐसे लिख सकते टू प्रूव S3 इज बेसिस ऑफ, टू प्रूव S3 इज बेसिस ऑफ V/W, वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना होगा? नंबर फर्स्ट वेक्टर्स ऑफ S3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और दूसरा क्या दिखाना पड़ेगा कि V/W का ईच मेंबर S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। V/W इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S3, ये दिखाना पड़ेगा, तब S3 बेसिस प्रूव होगा किसका? V/W का। तो इसमें जितने एलिमेंट हैं S3 में उतने स्केलर ले, है ना, और मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के इक्वल रखकर लेकर चलें, मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के इक्वल लेकर चलें, ठीक है। यही ना करते हैं। ठीक, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने का क्या तरीका है? जितने S3 में एलिमेंट हैं उतने स्केलर लेकर चलो, और स्केलर वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के इक्वल लेकर चलो, और सब स्केलर की वैल्यू 0 दिखा दो, यही ना। हाँ तो लेट नंबर फर्स्ट वेक्टर्स ऑफ S3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो लेट A1 A2 dash AK belong in F such that A1 W plus beta 1, A2 W plus beta 2 dash AK W plus beta K is equal to, क्या लिखेंगे? 0 एलिमेंट लिखेंगे V/W का, 0 एलिमेंट ऑफ V/W। तो V/W का 0 एलिमेंट क्या होता है? W plus 0, 0 एलिमेंट ऑफ V/W, जिसका वेक्टर स्पेस, जिसका आप S3 को किसका बेसिस प्रूव करने जा रहे हो? V/W का। हाँ, तो V/W का आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा जाएगा प्लस के रिस्पेक्ट जो होगा। ठीक है, 0। अब V जब रहता तो 0 लिखा करते हैं। हाँ, ठीक तो है। ये क्या हो जाएगा? A1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? W प्लस A1 अच्छा, बीटा वो 1। सेकंड वाली कंडीशन है। हाँ, W प्लस A2 बीटा 2 डैश W प्लस AK बीटा K इज इक्वल टू V/W का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? W प्लस 0 वेक्टर, W प्लस 0 वेक्टर लिख लेता ना। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? ये तो जानते हो कि जब W प्लस अल्फा W प्लस बीटा को जोड़ते हो तो होता है W प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये होता है ना। तो वही करेंगे, W प्लस ये W प्लस ये W प्लस ये, तो W एक ही बार लिखोगे, बाकी इनको प्लस में लिख दोगे। A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 डैश AK बीटा के इज इक्वल टू W प्लस 0 वेक्टर, ऐसे, ठीक है ना। इतना लिख ले। अब क्या करोगे? अब ये भी जानते हो
ये जानते हो कि W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W प्लस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा बिलोंगिंग W होता है थ्योरम, अल्फा माइनस बीटा बिलोंगिंग W, ठीक है। अगर W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W प्लस बीटा तो क्या होता है अल्फा माइनस बीटा बिलोंगिंग W, या कि ऐसे भी लिख सकते हो कि W प्लस अल्फा बराबर W, तो अल्फा बिलोंगिंग W, जैसे पढ़े ना थे एच ए बराबर एच है तो ए बिलोंगिंग एच, एच ए बराबर एच ए बिलोंगिंग एच पढ़े हैं, एच ए बराबर एच तो ए बिलोंगिंग एच, W प्लस अल्फा बराबर W है तो W अल्फा बिलोंगिंग W, ठीक है। तो W प्लस जीरो वेक्टर को W भर लिख सकते हैं, तो W प्लस अल्फा बराबर W, तो ये बिलोंगिंग W, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो ये वाली थ्योरम लगाओगे तो ऐसे होगा A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 डैश डैश A के बीटा इज इक्वल टू W, तो इम्प्लाइज A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 डैश डैश A के बीटा के बिलोंगिंग W। थ्योरम कौन सी लग रही है? ये वाली, कौन वाली थ्योरम? ये वाली, W प्लस अल्फा बराबर W, तो अल्फा बिलोंगिंग W, ठीक है। ठीक है। अब क्या करोगे? एक के बीटा के बिलोंगिंग अब W का बेसिस क्या? W का बेसिस क्या माने हैं? उस वाले यम अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा यम, हाँ, ठीक है। तो ये W का मेंबर है जब ये, तो ये एलिमेंट व्यक्त होगा W के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, हाँ। तो W का बेसिस है S1 और हाँ। जिसमें एलिमेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा यम तक, अल्फा यम तक, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इस एलिमेंट को व्यक्त कर सकते हैं W के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। हाँ। किसी भी वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को उस वेक्टर स्पेस के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हाँ। ये वेक्टर सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी, ये तो वेक्टर स्पेस हो गया। तो इसका बेसिस है क्या? S1, और S1 में एलिमेंट की संख्या क्या है? यम, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा यम, तो अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अच्छा, अल्फा उसका यम के लीनियर dimension कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको लिखा जा सके, ठीक है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? L ऑफ हो जाएगा, तभी लिखेंगे so each element of W can be expressed as linear combination of basis of W, that is क्या होगा? A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 डैश डैश क्या A के बीटा के इज इक्वल टू लिखेंगे क्या? B1 अल्फा 1 बिल्कुल, B2 अल्फा 2 डैश डैश B यम अल्फा यम, ऐसे ना, ये लिख दिए लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिए। तो इसको अभी साइड में ले आओ, A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 डैश डैश A के बीटा के माइनस B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 डैश डैश माइनस BM अल्फा m इज इक्वल टू 0 होगा, पक्षांतरण कर दिए, ठीक है। अब ये बताओ, ये एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा यम W के बेसिस के वेक्टर थे, और इसमें हम एलिमेंट अपने से मिलाए थे बीटा 1 बीटा 2 बीटा के, ये मिलाने के बाद कहे थे कि ये V का बेसिस है, हाँ, V का बेसिस है। तो जब V का बेसिस है तब V का बेसिस होने की वजह से S2 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, S2 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा यम के पहले जितने कोफिशिएंट होंगे वे सब 0 होंगे, ठीक है। क्योंकि ये एलिमेंट बीटा 1 बीटा 2 बीटा के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा यम किसके एलिमेंट हैं? S2 के एलिमेंट है, जबकि S2 है क्या? V का बेसिस है। तो जब V के बेसिस है तो V के
बेसिस S2 के आर एलिमेंट और स्केलर की मल्टीप्लिकेशन का सम 0 तभी होगा जब इस सभी स्केलर की वैल्यू शून्य हो। बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये एलिमेंट बेसिस के वेक्टर हैं, तो इसमें लिख देंगे यहाँ पे A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, AK बराबर 0, B1 बराबर 0, माइनस B1 बराबर 0 तो B1 बराबर भी 0 होगा, B2 बराबर 0 और BM बराबर 0 डैश डैश। ठीक है, बिकॉज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा k आर वेक्टर्स आर वेक्टर्स are element of basis of V, basis of V, V के बेसिस के एलिमेंट है। so it is linearly independent, ठीक है, इसलिए यहाँ सभी की वैल्यू शून्य लिख दी गई। ठीक है, ठीक है सर। तो हम कौन कौन स्केलर का उपयोग किए थे, A1 A2 डैश डैश AK का उपयोग ना किए थे। हाँ। यहाँ पे जो हम लिए थे S3, तो इसमें एलिमेंट लिए थे क्या, W प्लस बीटा 1, W प्लस बीटा 2 डैश डैश W प्लस बीटा के एलिमेंट ना लिए थे। हमारा मकसद यही था कि इसके इन वेक्टर को लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना। तो हम अब स्केलर कौन सा उपयोग किए थे, A1 A2 डैश डैश AK, यही ना यूज किए थे। हाँ। तो यहाँ इन सभी की वैल्यू शून्य दिखाने में हम कामयाब हो तो गए। इन जितने स्केलर का उपयोग किए थे इनके गुणनफल का योगफल शून्य बनाने के लिए उन सभी स्केलर की वैल्यू शून्य आ गई। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। हाँ, here S3 is equal to A and for A1 W plus beta 1, A2 W plus beta 2 dash dash AK W plus beta K W plus beta K is equal to 0 ऑफ V अपॉन W। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं V प्लस W प्लस 0 है। we get A1 is equal to 0, A2 is equal to 0, dash dash AK is equal to 0. It means S3 is linearly independent. यानी S3 is linearly independent, यानी S3 की वेक्टर क्या है, linearly independent है। तो बेसिस की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। S3 को बेसिस बनने के लिए V अपॉन W का तो पहली कंडीशन हमें सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरा ये दिखाना